मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माता तुल्य बहनों, आज हाजिर हूं मैं आपके सामने आपके रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन से दूसरे चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको हिंदी में हम कहें तो होगा स्वयं का गीत। स्वयं का गीत, खुद का गीत, मेरे अपने गीत, चाहे आप जैसे इसे कह लो, मतलब एक ही है। ठीक है जी। इस पाठ में लेखक महोदय ने स्वतंत्रता की बात की है इसमें बिना भेदभाव जीवन जीने की बात की है, सबको एक जैसे मिलाकर जीने की, सार्वभौमिक भाईचारे की बात की है, प्रकृति की ऊर्जा की बात की है लेखक महोदय ने इस चैप्टर में। जब हम चैप्टर को डिटेल स्टडी करेंगे तो हमें मालूम ये चलेगा कि भाई साहब, ये चैप्टर दरअसल हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है, जो हमारे व्यक्तित्व को निखार सकता है, जो जीवन के प्रति एक नजरिया, जो जीवन के प्रति हमारा एक नजरिया बदल सकता है, एक नया दृष्टिकोण हमें दे सकता है। तो भाई मेरे, लिटरेचर को सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि हाँ ये आपके पाठ में आने वाला है, आपके एग्जाम में आने वाला है। नहीं, लिटरेचर वो चीज होती है, वो प्यारी चीज होती है जो आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को एनहांस करती है, जो लाइफ के प्रति, जीवन के प्रति आप एक नया दृष्टिकोण जो पैदा करते हो, विकसित करते हो। ये लिटरेचर का ही बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। तो इसलिए लिटरेचर को कभी मजाक की तरह ना पढ़िए, लिटरेचर को बहुत ही सीरियस पढ़िए, क्योंकि ये चीज आपको और बेहतर बनाती है। पल पल, हर दिन आपको ये बेहतर बनाती जाती है। चलिए अब आगे और भी बात करेंगे, जब हम इस चैप्टर को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे, बीच बीच में और भी कई बातें मैं आपको बताते चलूंगा। फिलहाल इस चैप्टर की शुरुआत करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम अपनी परंपरा को बरकरार रखेंगे, और हमारी परंपरा क्या है इससे आप अनभिज्ञ नहीं हो। आपको मालूम है, किसी भी चैप्टर को हम दो हिस्सों में करते हैं। पहला, लेखक साहब की परिचय को लेते हैं, इंट्रोडक्शन को लेते हैं, और उससे जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम अराइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम दूसरे हिस्से में पूरे पाठ को डीप स्टडी करते हैं, डीप डिस्कशन करते हैं। देन वहां से जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें भी हम कवर अप करते हैं, उनका भी डिस्कशन होना चलता है। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वगैरह है, ये भी हम करते हुए चलेंगे। खैर, आगे अब और बात ना करते हुए इस पाठ की शुरुआत करते हैं अपने लेखक साहब के परिचय से। जिन साहब ने इस पाठ को लिखा है, जिन साहब ने ये कविता लिखी है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उन साहब का नाम है वॉल्ट विटमन। उन साहब का नाम है वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन हम उन्हें कहते हैं, ठीक है जी, जिनका जन्म हुआ है 1819 में, बोले तो 1819 में जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हुई है 1892 में। इसको बोला जाए 1892। तो 1819 में जन्म, 1892 में मृत्यु। ये कहे जाते हैं पीपल्स पोएट। वो पीपल्स पोएट, लोगों के कवि, जनता के कवि, जन कवि। भाई साहब, ये शब्द याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, हु वाज कॉल्ड पीपल्स पोएट, तो आपका आंसर होगा वो है हमारे वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन वाज कॉल्ड पीपल्स पोएट। ठीक है जी। वॉल्ट विटमन का जन्म 1819। ये फैक्ट और फिगर याद रखना मित्र। अरे भाई साहब, आगे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ये काम करेगा, आपको मालूम है। तो ये सारे फैक्ट फिगर्स याद रखिएगा। ये रहा वो फैक्ट, ये रहे वो फिगर्स। फिगर्स बोले तो नंबर्स, जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। कब? जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तब आप फटफट बताते चलिएगा, ठीक है भाई। वॉल्ट विटमन नाम है उनका, जिन्होंने लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जन्म हुआ उनका 1819 में, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए 1892 में। उन्हें जन कवि कहा जाता है। इज परहैप्स, शायद, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। अमेरिका में आज तक जितने सबसे खास अद्वितीय कवि हुए होंगे, उन कवियों में एक हमारे वॉल्ट विटमन साहब भी हैं। अमेरिका में आज तक जितने भी महान कवि पैदा हुए, उन कवियों में एक नाम हमारे वॉल्ट विटमन जी का भी है। ये ऐसे साहित्यिक फिगर हैं, ऐसे साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जो अमेरिका के महान कवियों में गिने जाते हैं, ठीक है भाई। ही began working as carpenter, बढ़ई की तरह काम करते थे। और जो लकड़ी का काम नहीं करते, तो ये बढ़ई की तरह काम करते थे। कब? बिफोर हिज 12th बर्थडे, 12 साल के जब हुए, उससे पहले तक, यानी 11, 10, 9, 8, 7, जब से ये होश संभाले होंगे, मजबूरी रही होगी, जब से ये होश संभाले रहे होंगे,
तब से इन्होंने बढ़ई का काम करना शुरू किया, वो कारपेंटरी का काम करना शुरू किया और 12वें साल के होते होते उन्होंने वो काम छोड़ा। हाँ, उसके अलावा उन्होंने दूसरा काम पकड़ा है, कारपेंटर का काम छोड़कर फिर वो प्रिंटर का काम करते हैं। प्रिंटर मतलब वो जो मशीनों जो छपा करता कह सकते हैं आप उसे। ये छपा करता वो होता है जो प्रिंटिंग प्रेस में चीजों को छापता है। जैसे मान लो कि अखबार में अखबार किसी न्यूज मीडिया में या न्यूज प्रेस में अखबार छप रहे हैं, तो वहां अखबार छापने वाले ये प्रिंटर ही हो सकते हैं। टीचर का भी इन्होंने काम किया है, एडिटर संपादक का भी काम किया, वहीं अखबार छापने वाले एजेंसी में इन्होंने संपादक का भी, एडिटर का भी काम किया है। और साथ ही साथ इन्होंने वॉलेंटियर का काम किया है। वॉलेंटियर बोले तो स्वयं सेवक। भैया मेरे जरा ध्यान रखना, ये शब्द जो है ना वॉलेंटियर, इसे हमारे यहाँ के लोग बड़ी तुच्छ समझते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम वॉलेंटियर की तरह काम करो तो लोग इसे बड़ी तुच्छ समझ लेते हैं। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। ये बहुत महान शब्द है और महान व्यक्ति होगा वो जो वॉलेंटियर की तरह काम करता है। मतलब वो खुद से चाहता है, सेवा भाव से अगर वो सर्विस देता है तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं वॉलेंटियर। जैसे गुरुद्वारा में कोई लंगर खिला रहा है, वो वॉलेंटियर है। ठीक है जी। मेला में कोई किसी की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, वो वॉलेंटियर है। तो वॉलेंटियर वो होता है जो स्वयं सेवक होता है, बिना पैसा लिए, खुद की इच्छा से, खुद की चाहत से वो किसी सेवा को अंजाम देता है। तो इन्होंने वॉलेंटियर की तरह भी काम किया। कब? वॉलेंटियर नर्स की तरह, मतलब नर्स वही जो डॉक्टर के साथ रहते हैं, देख रेख करते हैं पेशेंट का। तो वॉलेंटियर नर्स की तरह भी इन्होंने काम किया जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। तब अमेरिका में एक समय गृह युद्ध चल रहा था जहां आपस में ही लोग लड़ रहे थे। अमेरिका के व्हाइट पीपल और अमेरिका के ब्लैक पीपल, यानी निग्रो और व्हाइट पीपल, ये आपस में लड़ रहे थे। वहां सिविल वॉर हुई थी अमेरिका में। उस सिविल वॉर में भी इन्होंने घायल जो लोग रहे हैं, चाहे वो ब्लैक रहे हों चाहे वो व्हाइट रहे हों, बिना उनके नस्ल को देखे, बिना उनके रेस को देखे, इन्होंने सबकी सेवा की है एक नर्स की तरह। ठीक है जी। उसी चीज को हमने हिंदी में लिखा हुआ है कि नाम है इनका वर्ट विटमैन, 1819 में जन्म, 1892 में मृत्यु। इन्हें जनता का कवि यानी जन कवि माना जाता है और अमेरिकी साहित्य के सबसे अद्वितीय यानी सबसे खास व्यक्ति थे। 12 वर्ष के होने से पहले तक इन्होंने बढ़ई का काम किया और बाद में उन्होंने प्रिंटर का भी, शिक्षक का भी, संपादक के रूप में भी काम किया है। गृह युद्ध के दौरान, अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रही थी उस दौरान इन्होंने नर्स बनकर वहां के घायल लोगों की सेवा भी करी है। ये तो हमने कर लिया ना। आगे देखते हैं विटमन्स पोएट्री, जो विटमन साहब की कविता है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। विटमन साहब की जो कविता है ना, उस कविता को एक जगह संग्रहित की गई है। विटमन साहब ने जितनी कविताएं लिखी हैं उनकी कविताओं को एक जगह संग्रहित की गई है जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, यानी घास के पत्ते। वैसे इसका हिंदी मतलब निकालोगे तो अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, लिप्स ऑफ ग्रास ये इंग्लिश में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसको इंग्लिश में ही याद रखिएगा, लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास इन्होंने इनकी सारी कविताओं को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। विटमन साहब की जितनी कविताएं रही हैं उन सारी कविताओं को एक जगह इकट्ठा किया गया है लिप्स ऑफ ग्रास में। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइमिंग या लैक ऑफ राइम। इनकी कविता जो हमेशा रही है ना, उसमें एक खास बात ये रही है कि इनकी कविता मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध है। मुक्त छंद मतलब वहां लय बैठाने की जरूरत नहीं है। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है, यहाँ लय बनाने की जरूरत नहीं है। इनकी कविताओं में लय नहीं होती है, एकदम फ्री राइमिंग करते हैं ये, फ्री राइमिंग, कोई वहां रिदम नहीं होता। इनकी कविताएं जो होती हैं उसमें कोई रिदम नहीं आता। विटमन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। विटमन साहब की कविताएं जो हैं वो कह लो इस तरह से कि मुक्त छंद की कविताएं होती हैं जिनमें लय नहीं होती है, लयबद्ध कविताएं नहीं होती हैं। और इन्होंने शुरुआती जो कविता लिखी थी उन कविताओं को इन्होंने अपने पैसे पर छपवाया था, अपने खर्च पर छपवाया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। However, the free form of the poems and the joyful dedication to the importance of the individual were not well received at first. भैया ऐसा क्या होता है ना कि जब आप कोई एक नई चीज पर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप कोई एक ऐसी चीज करते हो जो समाज से हटकर होता है, जो परंपरा से हटकर होती है, जो एक नया चीज होता है, नई विचार होती है, नई विचारधारा होती है, तो उसको समाज पहले एक्सेप्ट नहीं करता। वही चीज इनके साथ हुई, क्योंकि हमारे विटमन जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ये फ्री राइमिंग करके, यानी फ्री राइम पर या फ्री रिदम पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, मुक्त छंद पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। जब मुक्त रूप से इन्होंने कविताएं लिखी हैं, मुक्त छंद पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं और उन कविता में इन्होंने व्यक्ति के महत्व को ज्यादा बताया है, उसको ज्यादा फोकस किया है। तो इनकी कविताएं जो है ना शुरुआत में पिट गई मतलब लोगों ने इनकी कविताओं को नकार दिया, सीधे से नकार दिया, कोई इनकी कविताओं को पसंद नहीं करता था।
हाउएवर, हालांकि द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम, इन्होंने जो फ्री फॉर्म लिखना शुरू किया पोएम का, जो मुक्त रूप से कविताओं को लिखनी शुरू की, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, और एक व्यक्ति के स्वतंत्रता को लेकर इन्होंने जो समर्पण भाव दिखाया, इस वजह से इनकी कविताओं को शुरुआत में कोई भाव नहीं दिया गया। इनकी कविताओं को मुक्त रूप और व्यक्ति के महत्व को समर्पित अनंतपुर रचनाओं को शुरुआत में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोगों ने इनकी कविताओं को उतना पसंद नहीं किया। क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि इन्होंने ऐसी बात करी है जो उस समय समाज में नहीं हो रही थी, जो उस समय समाज में नहीं चल रही थी। तो जो चीज समाज में नहीं चले और वहां पर आप एक नई बात रखते हो तो लोग पहले नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब वो धीरे धीरे समझते हैं उसके महत्व को, तब जाकर वो धीरे धीरे अपनाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर इनकी कविताओं को शुरुआत में कोई भाव नहीं दिया गया है। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमन हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सीन। भाई साहब, ऐसा हुआ कि ये नौबत आ गई कि इनकी कविताओं को ये जब छपवाने लगे अपनी कविताओं को, तो इनकी कविताओं की वजह से इनकी नौकरी चली गई। इनकी कविताओं की वजह से इनकी नौकरी चली गई और बोला गया कि ये अश्लील कविता लिखते हैं, ऑब्सीन कविता लिखते हैं, अश्लील लिखते हैं। अश्लील क्यों क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये समाज से हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं जो उस समय के समकालीन जो कवि रहे हैं वो कवि करते रहे हैं। जो समकालीन कवि करते रहे हैं उन मुद्दों की ये बात ना करके कुछ हटकर नए विचार, नए मुद्दों की बात किया है, जो समाज ने इनको नकार दिया, इनकी कविताओं को पढ़ने से मना कर दिया, और ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि इन पर अश्लीलता का आरोप भी लगा। इसके वजह से इनकी नौकरी छूटी। देखो भाई साहब, लेकिन इनका समर्पण, कविताओं के प्रति इनका समर्पण, ये थके नहीं है, रुके नहीं है। इन 1881 की बात है, आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे संपादन के बाद मतलब कई बार जो छपा अपने पैसे पर छपवाया इन्होंने, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर। लिप्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर मिल ही गया। पब्लिशर मतलब वो जो छापता हो, जो किताबों को छापता हो। पब्लिकेशन हाउस, जैसे आशीष पब्लिकेशन, ब्रिलियंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। ये जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं वो कविताओं को, वो पुस्तकों को छापती है, किसी भी लेखक के पुस्तक को छापती है और उसके लिए वो लेखक का आपको रॉयल्टी देती है, उनको पैसा देती है और उनकी पुस्तक को लेकर वो मार्केटिंग करती है और जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करती है, बेचती है उन्हें। ठीक है जी। तो ये पब्लिकेशन हाउसेस किया करती हैं और वैसे पब्लिकेशन हाउस को जो चलाते हैं उन्हें पब्लिशर कहते हैं। तो ऐसा हुआ कि 1881 की बात है, कई बार इन्होंने संपादन करवाया लिप्स ऑफ ग्रास को अपने खर्चे पर कई बार संपादन करवाया और बाद में अंततः उन्हें एक पब्लिशर मिल ही गया, संपादक मिल ही गया, जो राजी हो गया इनकी किताब को प्रिंट करने के लिए अनसेंसर्ड, मतलब बिना काट छांट के, क्योंकि इनके ऊपर अश्लीलता का आरोप लग गया था जी। क्योंकि समाज के लोगों ने इनको कह दिया था कि तुम अश्लील कविता लिखते हो। हाँ जी। तो अश्लील कविता लिखते हो तो बाकी लोग कह रहे थे कि तुम ये चीज छांटो, काटो, कविता में थोड़ा सा काट छांट करो, तब जाकर हम तुम्हारी कविता को छापेंगे। लेकिन ये काट छांट करने को तैयार नहीं थे। तो बिना काट छांट किए, बिना सेंसरशिप के एक ही पब्लिशर जो था वो तैयार हुआ इनकी किताब को छापने के लिए। Translations of this collection were enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America. भैया ऐसा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आप अपने यहाँ के लोगों का महत्व नहीं समझते और वहीं जब दूसरे लोग उनको समझने लग जाते हैं तो आप बंदे में दम था। तो ऐसा था कि हमारे अमेरिका से हैं वॉट विटमैन जी अमेरिका से हैं और जो कविताएं इन्होंने लिखी, अमेरिका के लोगों ने कभी उनकी कविताओं का सराहना नहीं किया। उनकी कविताओं की सराहना अमेरिका के अपने लोगों ने नहीं किया और इनकी कविताएं जब अनुवादित हुई, ट्रांसलेट होकर यूरोप में पहुंची तो इनकी कविताओं को हाथों हाथ लिया गया। इनकी कविताओं को, इनकी रचनाओं को हाथों हाथ लिया गया और बहुत सराहना मिली, खूब सारी सराहना मिली इनकी कविताओं को। खूब लोगों ने पढ़ा, खूब इनकी तारीफ करी। लेकिन इनके अपने लोग इनकी कविताओं को कोई मूल्य ना दिए, महत्व ना दिए। अब देखो ऐसा हुआ कि वही लाइन मैंने हिंदी में किया हुआ कि 1881 में कई संस्करणों के बाद आखिरकार लिप्स ऑफ ग्रास जो है उसको एक प्रकाशक मिला और उस प्रकाशक ने बिना काट छाट के, बिना सेंसरशिप के इनकी कविता को छापने को तैयार हो गया। और इनकी कविता जब यूरोप में अनुवादित होकर गई तो लोगों ने खूब उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया, उसकी तारीफ करी। लेकिन इसके विपरीत अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने विटमैन को कभी वो इज्जत, वो सराहना, वो सम्मान दिया ही नहीं जिसके बेचारे वो हकदार रहे। ठीक है जी। और ये गुजर गए हैं, उसके बाद भी लोगों ने सम्मान नहीं दिया अमेरिका के लोगों ने। ये तो है भाई साहब, ये है कि जो कोई रहता आपके सामने, आपकी जिंदगी में आपके सामने, आपके दिन रात आपके साथ उठता बैठता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। और जब वो व्यक्ति आपसे बिछड़ जाता है तब आपको लगता है कि हाँ
आदमी था या बहुत बहुत नेक आदमी था। वही हुआ इनके साथ भी। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका। भाई साहब अपनी मृत्यु के बाद जब ये मर गए, उसके बाद अमेरिका के लोगों ने इनकी शैली को समझा कि भैया बहुत यूनिक शैली रही है इनकी, लिखने की जो कला है ये बहुत यूनिक है, बहुत ही अभूतपूर्व शैली है इनकी। तब जाकर अमेरिका वालों ने इनको पहचान दिया, इनको सम्मान दिया। तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा बताओ? क्या फायदा? प्यासा है, जब तक पानी मांग रहा है नहीं दे रहे हो, और बाद में मर जाए तो अमृत चटाओगे तो क्या फायदा होगा उससे? वही चीज ये, वह जिंदा थे और जिस तारीफ जिस सम्मान के लिए ये तरस रहे थे, जिसके लिए हकदार थे, वो कभी अमेरिका वासियों ने दिया ही नहीं। पूरी दुनिया दे रही थी लेकिन अमेरिका वासियों ने दिया। लेकिन इंसान को अपेक्षा अपने घर से ही होती है, चाहे दुनिया के लोग कितना भी सम्मान कर ले, इंसान अपने घर में इज्जत नहीं पाए तो फिर वो अपनी नजरों में गिरा हुआ ही रहता है। बेचारे अपनी नजरों में गिरे हुए ही मर गए होंगे, और मरने के बाद, गुजरने के बाद अब अमेरिका के लोगों ने समझा है कि भाई साहब इनकी इनकी एक कमाल की स्टाइल रही है, इनकी जो मौलिकता है, इनकी जो जेन्युइनिटी है, और इनका जो एक यूनिक स्टाइल है लिखने का ना, वो बड़ी कमाल का है। बाद में अमेरिका के लोगों ने ये तारीफ करके एक्सेप्ट किया है। ठीक है जी, देखिए आगे। ओके, कहाँ गए? His important works include Lips of Grass 1855 and Drum Taps 1866। 1855 में इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण वही बहुत महत्वपूर्ण कविताओं की संग्रह छपी जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास, और 1866 में ड्रम टैप्स नामक इनकी कविता छपी है जिसको लोगों ने बड़ी सराहना दी। ठीक है जी, तो ये हमारे लेखक साहब का परिचय रहा। अब इनके परिचय से जहां तक अभी तक हमने इनके परिचय में पढ़ा हुआ है, इनके परिचय से जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स अराइज किए जा सकते थे फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर डिस्कशन, तो चलिए हम उसको करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहा आपके सामने मित्र मेरे, व्हाट व्हिटमैन इज नोन एज। व्हाट व्हिटमैन जाने जाते हैं, क्या जाने जाते हैं? क्या ये नेचर के पोएट जाने जाते हैं? नहीं। क्या ये रोमांटिक पोएट? नहीं। वॉर पोएट? नहीं दोस्त, ये जाने जाते हैं पीपल्स पोएट। अभी तो बताया था कि फैक्ट एंड फिगर याद रखना, ये जाने जाते हैं पीपल्स पोएट यानी पीपल्स पोएट यानी लोगों के कवि। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट व्हिटमैन्स पोएम आर कलेक्टेड इन। जो व्हाट व्हिटमैन की कविताएं रही हैं वो किसमें कलेक्टेड की गई हैं? सारी चीजें, सारी कविताएं किसमें संग्रहित कर दी गई हैं? तो भैया मेरे, वो सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स नहीं था, वो ड्रम पैराडाइज लॉस्ट नहीं था, ड्रम टैप्स एक पल के लिए आप कर लेते, लेकिन यहाँ लिप्स ऑफ ग्रास है, तो पहले लिप्स ऑफ ग्रास की बात हो रही है तो आप लिप्स ऑफ ग्रास को भी टिक आउट करना। अगर लिप्स ऑफ ग्रास ना हो तो ड्रम टैप्स को टिक आउट करना। ठीक है जी, तो इनकी कविताओं का संग्रह जो था वो था लिप्स ऑफ ग्रास। क्लियर? ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लिप्स ऑफ ग्रास इन। व्हाट व्हिटमैन ने जो अपनी पहली कविता रही लिप्स ऑफ ग्रास, उसको कब पब्लिश करवाई? पहली बार कब पब्लिश करवाई? तो देखो भाई, यहाँ आप फैक्ट याद रखो। यहाँ हमने देखा है कि इनकी पहली कविता इधर जो रही है वो उन्होंने छपवाई है, यहाँ पे उन्होंने अपने खर्च पे पहली कविता छपवाई है 1855 में, 1855 में। तो योर आंसर वुड बी 1855। व्हाट व्हिटमैन जो अपनी कविता छपवाते हैं वो भी अपने खर्च पे, पहली कविता वो थी 1855 में। क्लियर है जी? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ भाई बोलते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हिटमैन्स पोएट्री इज फेमस फॉर। व्हिटमैन की जो पोएट्री थी वो किस चीज के लिए फेमस थी? कौन सी शैली के लिए फेमस थी? तो आप बोलोगे फ्री रिदम के लिए फेमस थी। मुक्त रूप से वो कविताएं लिखते थे, उनको लय से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। कविताओं की जो क्वालिटी थी, उनका जो स्पेशलिटी था, उनसे उनको मतलब होता था, उनको लय से ज्यादा खास लगाव नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हिटमैन वर्कड एज। व्हाट व्हिटमैन किस रूप में काम करते थे? जरा बताओ। तो जब वो फेमस नहीं हुए उससे पहले वो किस रूप में काम करते थे? तो डॉक्टर नहीं थे, लॉयर नहीं थे, इंजीनियर नहीं थे, वो कारपेंटर की तरह काम करते थे। वो बेचारे बढ़ई की तरह काम करते थे। बेचारे क्या है, कोई भी काम अच्छा ही। हाँ, ये और बात है कि बहुत कम वाली उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो इन्होंने कारपेंटर की तरह काम किया है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान, अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था, याद करो, उसके दौरान व्हिटमैन साहब ने किस तरह से सेवा की थी? तो उन्होंने एक वॉलंटियर नर्स के रूप में सेवा की थी। वॉलंटियर नर्स बनकर, स्वयंसेवी नर्स बनकर, मतलब उसके लिए कोई फी नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, नर्स की तरह सेवा कर रहे हैं। तो ये मत समझना कि हमेशा नर्स जो है स्त्री होती है,
नर्स, नर्स वो जो सेवा करे, अब वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। रोगियों की, घायलों की जो सेवा करते हैं उन्हें हम नर्स कहते हैं। नर्स का मतलब हमेशा कृपया स्त्री मत समझिए कि स्त्री ही नर्स हो सकती है, पुरुष भी नर्स होते हैं, ठीक है जी। तो वॉलेंटियर नर्स की तरह सेवा किया और पैसा भी नहीं लिया। देखिए कितने नेक आदमी हैं। आगे देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? मैं खुद ही गीत गाता हूँ, खुद ही जश्न मनाता हूँ। दरअसल ये कविता की ही पहली लाइन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की पहली लाइन है। तो ये कहां से ली गई है बताओ? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी एटम बिलोंगिंग टू हिम बिलोंग्स टू। खैर ये अभी कविता पढ़ाया नहीं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ भाई साहब। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हर एक वो कण जो मुझसे आता है, यानी हर एक वो कण जो मेरा है, हर एक कण वो जितना मेरा है वही उतना ही आपका है। ये कहां से लिया गया है? यानी हर एक कण जो मुझ में है उसी कण से आप भी बने हो। ये लाइन कहां से ली गई है? तो ये ली गई है, किधर गया? हाँ, एवरी एटम बिलोंगिंग टू हिम बिलोंग्स टू, कहां से आता है वो? तो दरअसल वो नेचर से आता है, वो प्रकृति ही है जो सबको वो देती है। यहाँ अमेरिका, द रीडर, द गॉड, ये सब नहीं होगा। ये प्रकृति ही है जो हमें सारे कण देती है। मेरे भीतर जो कण है वो भी वही है जो आपके भीतर कण है। यहाँ कण से मतलब है मैं जिस चीज से बना हूं उस चीज से आप भी बने हो। तो नेचर ने हम सबको एक बनाया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट सेज, कवि कहते हैं ही इज परफेक्ट इन, वो परफेक्ट है किस चीज में? अच्छा, ये सब आगे का मैंने क्वेश्चन कैसे उठा लिया भाई, मुझे पोएट के इंट्रोडक्शन को लेना था ना। खैर अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसे वापस से मैं रिपीट कर दूंगा जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। खैर मैं यहाँ बता देता हूँ, द पोएट सेज ही इज परफेक्ट इन, कवि कहते हैं कि वो अभी भी पूर्ण है किस चीज में? तो अपने हेल्थ में भी पूर्ण है। वो कहते हैं कि मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, 37 साल का हूँ और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। हाँ, ये शायद आप बना सको। विटमेन्स इंपॉर्टेंट वर्क बिसाइड्स लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास के अलावा, लिप्स ऑफ ग्रास के अलावा, लिप्स ऑफ ग्रास के अलावा जो विटमेन साहब की एक और महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम क्या है? तो मैंने बोला ना कि जब लिप्स ऑफ ग्रास छोड़कर पूछे तो आप सीधा लिख देना ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स यानी ढोल के तान, ऐसे कह सकते हो, ड्रम टैप्स। ओके, नेक्स्ट। विटमेन्स पोएम वर फर्स्ट कंसीडर्ड, जो विटमन जी की कविताएं रही हैं वो शुरुआत में क्या समझी जाती थी? क्या समझी जाती? शुरुआत में भैया लोग उसे ऑब्सिन मानते थे, अश्लील मानते थे, लेकिन बाद में लोगों ने उस कविता को महत्व देना शुरू कर दिया। तो विटमन साहब की कविताओं को शुरुआत में अश्लील माना जाता था, बाद में लोगों ने उनके 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 कविताओं को वो इज्जत देनी शुरू की जिसके वो हकदार थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सेलिब्रेट्स, जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें क्या सेलिब्रेशन की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है इंडिविजुअलिटी और सेल्फ के सेलिब्रेशन की, कि भैया हम खुद स्वतंत्र होकर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। तो इस बारे में बात हो रही है आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। कोई दिक्कत है जी? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विटमन वाज बोर्न इन, कब जन्म हुआ? याद करिए कब जन्म हुआ। तो जन्म होता है 1819 में, 1819 में जन्म होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटमन्स पोएट्री मेनली एम्फसाइज, जो विटमन साहब की कविता है वो मुख्यतः किस चीज पर जोर डालती है? किस चीज पर जोर डालती है? तो वो जोर डालती है इंडिविजुअलिज्म पर, इंडिविजुअलिज्म पर यानी व्यक्तिवाद पे। व्यक्तिवाद यानी एक इंसान अपने बारे में ज्यादा सोचे, स्वतंत्र रहे, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जिए। ये कविता जब हम पढ़ेंगे तो और भी चीजों को कोशिश करेंगे। खैर हमने अभी लेखक साहब के परिचय को ले लिया, उससे जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। एंड हम आज ये चैप्टर को यहीं पर रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, इस चैप्टर के दूसरे लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए